मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस का एक बड़ा ही फिक्स्ड और क्लियर तरीका होता है। मतलब एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है। हाँ मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है। हाँ, डॉक्टर सीधा उसको एक्सरे के लिए भेज देगा। बिल्कुल। एक्सरे फिल्म पर एक क्लियर वाइट लाइन दिखेगी और वहाँ डॉक्टर कॉन्फिडेंटली पॉइंट करके बता देगा कि यहाँ फ्रैक्चर है। सही बात है, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी। लेबल लगाना बहुत आसान है वहाँ। एग्जैक्टली। पर जब हम लॉ की दुनिया में आते हैं ना, और ख़ास तौर पर सिविल रॉन्ग्स यानी टॉर्ट लॉ की दुनिया में कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है। हाँ, कानून की नज़रों में चोट और नुकसान का जो पूरा लैंडस्केप है वो इतना धुंधला और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि समझ ही नहीं होता कि सच में कोई रॉन्ग हुआ भी है या नहीं। राइट। ये लीगल डायग्नोस्टिक्स का सबसे बड़ा मडी वाटर है। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यापारी के लाखों रुपए डूब जाते हैं, बिजनेस तबाह हो जाता है, पर कानून कहता है कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी है। और दूसरी तरफ कई बार किसी का 1 रुपए का भी फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, शरीर पर एक खरोच तक नहीं आती, फिर भी कानून कहता है कि बहुत बड़ी चोट लगी है और कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। यही कॉन्ट्रडिक्शन हमारे आज के इस डीप डाइव का मेन फोकस है। आज इस विश्लेषण में हम टॉर्ट लॉ के सबसे फंडामेंटल और माइंड बेंडिंग प्रिंसिपल्स को अनपैक करेंगे। जिन लीगल आर्टिकल्स और हिस्टोरिकल केस लॉज पर हम बात कर रहे हैं, उनका मिशन इस पजल को सॉल्व करना है। बेसिकली हमें ये समझना है कि लॉ किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि कब किसी का एक्चुअल डैमेज मैटर करता है और कब सिर्फ एक लीगल इंजरी ही केस जीतने के लिए काफी होती है। और इस पूरे लॉजिक का फाउंडेशन 2 लैटिन मैक्सिम्स पर टिका है। पहला है इंजूरिया सिने डेमनो और दूसरा है डैमनम सिने इंजूरिया। और ये सिर्फ टेक्निकल किताबी टर्म्स नहीं है, ये उस बैलेंस का आधार हैं जो तय करते हैं कि एक सोसाइटी में राइट्स और ड्यूटीज कैसे काम करती हैं। तो इस डीप डाइव के कोर तक पहुंचने से पहले मैं सोचती हूँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टॉर्ट होता क्या है। क्योंकि अगर सिविल रॉन्ग, क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के बीच का फर्क क्लियर नहीं होगा, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो टॉर्ट शब्द ओरिजिनली एक फ्रेंच टर्म है जिसका रूट लैटिन वर्ड टॉर्टुम से आता है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ट्विस्टेड या क्रोकेड। मतलब कुछ ऐसा जो सीधा नहीं है, जो गलत है। सही कहा। लीगल टर्म्स में टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। अब यहाँ एक आम गलतफहमी होती है कि क्या किसी का मर्डर करना या बैंक लूटना टॉर्ट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। राइट, क्योंकि क्राइम्स तो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं ना, वहाँ सरकार या पुलिस एक्शन लेती है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। क्राइम में ऑब्जेक्टिव होता है सजा देना, जैसे जेल भेजना। पर टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है, इसमें सरकार बीच में नहीं आती। जिसके साथ गलत हुआ है वो खुद कोर्ट जाता है। हाँ, अफेक्टेड पार्टी खुद सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और इसका अल्टीमेट गोल जेल भेजना नहीं होता, बल्कि कॉम्पनसेशन लेना होता है। कानूनी भाषा में इस पैसे को हम डैमेजेस कहते हैं। यहाँ एक और टेक्निकल डिस्टिंक्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ को अलग करता है। वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या होता है कि जब दो पार्टीज एग्रीमेंट साइन करती हैं तो वो पहले से तय कर लेती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर कितनी पेनल्टी लगेगी। इसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। पर टॉर्ट में ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती ना। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला और सड़क पर चलने वाला पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। अगर एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान पहले से तय नहीं होता। ऐसे में कोर्ट पूरे फैक्ट्स को इवैल्यूएट करती है। मेडिकल बिल्स, ट्रॉमा, फ्यूचर इनकम लॉस, ये सब देखकर ऑन द स्पॉट डिसाइड करती है। और इसी अनफोर्सीन अमाउंट को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। ये टॉर्ट लॉ का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस में राइट इन रेम और राइट इन पर्सनम का कॉन्सेप्ट भी आता है। फ्रेजर नाम के एक जूरिस्ट ने क्लियर किया था कि टॉर्ट तब होता है जब राइट इन रेम का वायलेशन हो, यानी एक ऐसा राइट जो पूरी दुनिया के खिलाफ आपके पास है, जैसे राइट टू सेफ्टी या बॉडीली इंटेग्रिटी। मतलब मेरी सेफ्टी की रिस्पेक्ट करना इस दुनिया के हर इंसान की ड्यूटी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज के बीच होती है, जिसे राइट इन पर्सनम कहते हैं। एग्जैक्टली। इस सब का फाउंडेशनल प्रिंसिपल एक पुराना लैटिन मैक्सिम है, उबी जूस इबी रेमिडियम, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमिडी। जहां अधिकार है वहां उपचार है। कानून अगर राइट देगा तो उसके टूटने पर रेमेडी भी देगा। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा पुशबैक आता है, एक सवाल जो कानून की फिलॉसफी को चैलेंज करता है। अच्छा, क्या सवाल है? क्या हर गलत काम जिससे दूसरे को नुकसान हो वो टॉर्ट बन जाता है?
मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखते हैं। एक बहुत एक्सपर्ट स्विमर नदी के किनारे खड़ा है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है। वो आसानी से उसे बचा सकता है, पर वो हिलता तक नहीं है। वो बस देखता रहता है और बच्चा डूब जाता है। तो क्या बच्चे के पेरेंट्स उस स्विमर पर टॉर्ट का केस कर सकते हैं? एथिकल और मॉरल लेवल पर देखें तो इससे बड़ा गलत काम शायद ही कोई हो। सोसाइटी उसको मॉन्स्टर मानेगी, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये टॉर्ट नहीं है। वेट, सच में कानून की नजर में उसने कुछ गलत नहीं किया? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। अजीब है, पर इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। टॉर्ट बनने के लिए एक लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना जरूरी है। कानून किसी को गुड समैरिटन या परोपकारी बनने के लिए फोर्स नहीं करता। अच्छा, मतलब उस स्विमर का उस बच्चे के प्रति कोई डायरेक्ट कानूनी फर्ज नहीं था? बिल्कुल। कानून कहता है कि टॉर्ट तभी बनता है जब 3 चीजें मिले: एक रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। इस केस में लीगल ड्यूटी पूरी तरह मिसिंग थी। आई सी, मतलब कानून एक मॉरल कंपस नहीं है। वो स्ट्रिक्टली राइट्स और ऑब्लिगेशंस के फ्रेमवर्क पर चलता है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मॉरली क्या सही है, बस लीगली क्या ऑब्लिगेटेड है। सही पकड़ा। और जब हम इन राइट्स को करीब से देखते हैं, तब हम इस पजल के पहले हिस्से पर आते हैं, इंजूरिया सेनेट डैमनो। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां कानून बिना 1 रुपए के नुकसान के भी कॉम्पेंसेशन दिलवाता है। का मतलब होता है विदाउट, यानी कि बिना। और डमनम का मतलब होता है एक्चुअल लॉस, पैसे का या फिजिकल नुकसान। तो इन शॉर्ट, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। इसका बेसिक प्रेमिस यही है ना कि अगर किसी के एब्सोल्यूट लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो कानून उसे अपने आप में एक डैमेज मान लेता है। कोर्ट रिसीट नहीं मांगती कि तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ। एग्जैक्टली। अधिकार पर आंच आना ही एक्शन लेने के लिए काफी है। इसकी पावर समझने के लिए 1703 का एक हिस्टोरिक केस देखते हैं, एशबी वर्सेस वाइट। ओह हाँ, ये टॉर्ट लॉ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 18th सेंचुरी का इंग्लैंड, जहां वोट देने का अधिकार सबके पास नहीं होता था। हाँ, एशबी नाम का एक क्वालिफाइड वोटर था। इलेक्शन के दिन वो वोट डालने गया, पर वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर था, पेड वाइट, उसमें एक बुरी नीयत से एशबी को वोट डालने से रोक दिया। उसे एंट्री नहीं दी। और इसमें ट्विस्ट ये है ना कि एशबी जिसे वोट देना चाहता था, वो कैंडिडेट वैसे भी भारी बहुमत से इलेक्शन जीत गया। अगर सिर्फ आउटकम देखें तो एशबी का वोट डालना या ना डालना रिजल्ट्स चेंज नहीं करने वाला था। उसका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। प्रैक्टिकली कोई एक्चुअल डैमेज नहीं था। फिर भी एशबी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड चीफ जस्टिस होल्ट ने जो जजमेंट दिया उसने हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि नुकसान नहीं हुआ तो केस कैसा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार एक एब्सोल्यूट लीगल राइट है, एक फ्रैंचाइज है। अगर कानून राइट दे रहा है और उसकी रक्षा नहीं कर रहा तो वो राइट खोखला है। उनका वो फेमस स्टेटमेंट था कि एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज। जहां लीगल राइट टूटा वहां डैमेज इम्प्लिसिटली मान लिया जाएगा। एशबी को डैमेजेस मिले क्योंकि उसके डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन हुआ था। और इसी फिलॉसफी को अगर हम मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1985 का भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के का केस इसका ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। ये केस सच में किसी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। मुझे याद है, ये भीम सिंह जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए थे ना? वो एक बहुत क्रूशियल असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहे थे, पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर इलीगल डिटेन कर लिया। हाँ, उन्हें सेशन अटेंड नहीं करने दिया गया और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने का रूल भी फॉलो नहीं हुआ। यहाँ भी सिचुएशन एशबी वाले केस जैसी थी। उनका एक वोट उस दिन सरकार नहीं गिराने वाला था। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन माना गया। एग्जैक्टली। और कोर्ट ने स्टेट पर 50,000 रुपए का एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगाया। 1985 में 50,000 एक बहुत मैसिव अमाउंट थी। ये स्टेट मशीनरी को एक क्लियर वार्निंग थी। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट बोला गया, जो ये दिखाता है कि नागरिकों के राइट्स की कीमत फिजिकल बॉडी या मटेरियल वेल्थ से कहीं ज्यादा है। आजादी छिन जाना अपने आप में बहुत बड़ी चोट है। लेकिन अब इस पूरी नैरेटिव को थोड़ा फ्लिप करते हैं। अगर बिना एक्चुअल नुकसान के कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, तो क्या जब सच में बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस हो तब कानून हमेशा बचाएगा? यहाँ से स्टोरी में डैमनम सिने इंजूरिया की हार्श रियलिटी आती है। ये रियलिटी काफी लोगों को रूथलेस और अनफेयर लग सकती है। डैमनम यानी एक्चुअल लॉस
और सिने इंजुरिया यानी विदाउट लीगल इंजरी। मतलब आपका असली में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, बिजनेस डूब गया है, पर किसी एब्सोल्यूट लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। ऐसे में कानून सिंपैथी तो दिखाएगा पर एक पैसा कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। ऐसे समझने के लिए 1410 का वो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस बड़ा फिटिंग है। 15th सेंचुरी का टाइम था और एक स्कूल मास्टर अपने टाउन में स्कूल चला रहा था और हेवी फीस चार्ज करता था। हाँ, इसकी मोनोपोली चल रही थी। तभी एक दिन एक नया राइवल स्कूल मास्टर आता है और ठीक उसके बगल में नया स्कूल खोल देता है। और कंपटीशन बढ़ाने के लिए वो नया मास्टर अपनी फीस ड्रास्टिकली कम कर देता है। एक प्राइस वॉर शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियसली पुराने मास्टर के स्टूडेंट्स नए स्कूल में जाने लगते हैं। पुराने मास्टर को अपने स्टूडेंट्स रोकने के लिए अपनी फीस आधी करनी पड़ती है, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान होता है। उसको गुस्सा आता है और वो नए मास्टर पर केस कर देता है। पर कोर्ट इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। कोर्ट कहती है कि नए मास्टर को अपनी रोजी रोटी कमाने का, ट्रेड करने का पूरा कानूनी अधिकार है। उसने पुराने मास्टर का कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा। बिल्कुल, पुराने मास्टर के पास इस बात का कोई लीगल राइट नहीं था कि उस टाउन में कोई और स्कूल नहीं खुल सकता। ये कंप्लीटली एक फेयर कंपटीशन का मामला था। यहाँ डैमनूम यानी नुकसान था, पर इंजूरियस जीरो। एक आम इंसान के लिए थोड़ा अनफेयर लग सकता है। किसी का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस बर्बाद हो गया और कोर्ट कह रही है फेयर कंपटीशन। पर इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो अगर कोर्ट पुराने मास्टर को कॉम्पेंसेशन देती तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म तो वहीं खत्म हो जाता। सही बात है। अगर हर नया बिजनेस खोलने पर पुराना वाला केस करने लगे तो नई आइडियाज और बेटर प्राइसिंग तो कभी आएंगी ही नहीं। कानून को सोसाइटी की ओवरऑल ग्रोथ और इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस करना होता है। ये प्रिंसिपल सालों तक चला। जैसे 1892 का वो मुगल स्टीमशिप कंपनी का केस था, जहां शिपिंग कार्टेल ने जानबूझकर अपने रेट्स आर्टिफिशियली लो कर दिए थे ताकि कंपेटिटर बैंकक्रप्ट हो जाएं। वहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको वैलिड बिजनेस कंपटीशन माना। जब तक वो लेजिटिमेट कमर्शियल मोटिव से ऑपरेट कर रहे थे, भले ही दूसरे को नुकसान हो, वो टॉर्ट नहीं है। एक इंडियन केस भी है, टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभुदयाल। उसमें एक इल्लीगल बिल्डिंग को अथॉरिटी ने डिमोलिश कर दिया था। हाँ, उस बिल्डिंग ओनर का एक्चुअल में बहुत नुकसान हुआ। ईंट, पत्थर, लेबर का सब पैसा डूब गया। पर कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन डिनाई कर दिया क्योंकि उसके पास उस इल्लीगल ढांचों को मेंटेन करने का लीगल राइट ही नहीं था। जब राइट ही नहीं तो रेमेडी कैसी? अब यहाँ मेरे पास एक बड़ा ट्विस्ट है। ये इकोनॉमिक मार्केट्स का लॉजिक तो समझ आता है, पर क्या होगा अगर इन सब के पीछे की साइकोलॉजी पूरी तरह डार्क और नेगेटिव हो? मतलब क्या, कैसा नेगेटिव? मान लीजिए कोई बिजनेस बड़ा करने के लिए एक्शन नहीं ले रहा, वो लीगली काम कर रहा है, पर प्योरली दूसरे इंसान को बर्बाद करने की बुरी नीयत से। क्रिमिनल लॉ में तो मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, मर्डर और सेल्फ डिफेंस का फर्क वहीं से तय होता है। तो क्या टॉर्ट लॉ में बुरी नियत होने पर ये डिफेंस फेल हो जाता है? अगर मोटिव मलिशियस है तो क्या वो टॉर्ट बनेगा? ये टॉर्ट लॉ का एक बड़ा सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है। जनरली स्पीकिंग टॉर्ट में मोटिव मैटर नहीं करता। कानून मानता है कि एक लॉफुल एक्ट सिर्फ इसलिए अनलॉफुल नहीं बन जाता क्योंकि इंटेंशन बुरी थी। वेट, लॉफुल एक्ट विद अ बैड मोटिव इज स्टिल लॉफुल। इसका कोई प्रेसिडेंट है क्या? हाँ, 1895 का एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, मेयर एंड ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। अच्छा, ये क्या केस था? पिकल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसके प्रॉपर्टी के नीचे उस टाउन की लोकल कॉर्पोरेशन का अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई निकलता था। पिकल्स को ये पता था। उसने सोचा वो अपनी जमीन उस कॉर्पोरेशन को बहुत हाई प्राइस में बेचेगा। ओके। पर आई अज्यूम कॉर्पोरेशन ने मना कर दिया होगा। बिल्कुल, उन्होंने एग्जॉर्बिटेंट प्राइस देने से मना कर दिया। इस रिफ्यूजल से पिकल्स बहुत गुस्से में आ गया और फिर उसने रिवेंज की फीलिंग से अपनी जमीन में गहरे ट्रेंचेस खोदने शुरू कर दिए। सिर्फ इसलिए कि अंडरग्राउंड पानी रुक जाए या खराब हो जाए, ताकि टाउन का वाटर वर्क्स डिस्टर्ब हो जाए। एग्जैक्टली। उसको खुद खुदाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो सिर्फ कॉर्पोरेशन को हरास करना चाहता था ताकि वो लोग परेशान होकर उसकी जमीन खरीद लें। उसकी नीयत 100% मैलिशियस थी। तो फिर तो कॉर्पोरेशन ने केस कर दिया होगा कि आदमी जानबूझकर टाउन का नुकसान कर रहा है। केस किया उन्होंने। उन्हें लगा इतनी क्लियर बुरी नीयत है तो हम ही जीतेंगे। पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन एक बार फिर स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्रीज पर बेस था। उन्होंने कहा पिकल्स अपनी जमीन पर डिगिंग करने का प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज कर रहा था, भले ही वो स्पाइट या रिवेंज के लिए हो। उसकी बुरी नीयत ने उस लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल नहीं बनाया। ये तो बहुत अजीब लगता है सुनने में। सिविल कोर्ट्स इंटेंट को काफी ऑब्जेक्टिवली देखती हैं। अगर प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के मूड्स और मोटिव्स पर डिपेंड करने लगे तो पूरा लीगल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोर्ट्स एंडलेसली गेस करती रहेंगी कि किसने क्या और क्यों किया।
सही बात है। कानून को प्रिडिक्टेबल होना पड़ता है। अगर किसी का राइट है अपने आंगन में कुआं खोदने का, तो कानून उसे रोकेगा नहीं, भले वो इसलिए खोद रहा हो कि पड़ोसी का कुआं सूख जाए। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डेफेमेशन यानी मानहानि और मलिशियस प्रोसिक्यूशन, जहां मैलिस मैटर करता है। पर नॉर्मली बुरी नीयत से राइट्स एक्सरसाइज करना टॉर्ट नहीं बन जाता। तो अगर हम इस डीप डाइव को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में रैप अप करें, तो ये साफ हो जाता है कि टॉर्ट लॉ हर घाटे और हर दुख को ठीक करने का मैजिक मैकेनिज्म नहीं है। ये सोसाइटी के लीगल राइट्स का बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। जहां राइट टूटा वहां इंसाफ मिलेगा, भले ही नुकसान जीरो हो। ये इंजूरिया सिने डामनो की ताकत है। और जहां नुकसान हुआ पर किसी की लीगल बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, वहां कानून डिस्टेंस रखेगा। ये डैमनम सिने इंजूरिया है। कानून राइट्स और ड्यूटीज का एक बड़ा ही कोल्डली कैलकुलेटेड वेब है। पर इस सब विश्लेषण के बाद मेरे दिमाग में एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है, जो इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन करता है। अच्छा, वो क्या है? हमने देखा कि जनरली कॉम्पेंसेशन तभी मिलता है जब कोई रॉन्गफुल एक्ट हो, गलती हो, ड्यूटी टोटी हो। लेकिन उस सिनेरियो का क्या जहां किसी की कोई गलती ही ना हो? मतलब विदाउट एनी फॉल्ट? हाँ, मान लीजिए किसी ने पूरे रूल्स फॉलो किए, कोई बुरी नियत नहीं, कोई अधिकार नहीं तोड़ा, पर उसकी प्रेमिसेस से कोई ऐसी खतरनाक चीज एस्केप कर जाती है जो तबाही मचा दे। जैसे राइलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में रिजर्वोयर का पानी पड़ोसी के माइंड में चला गया बिना नेग्लिजेंस के। या फिर इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां डेडली केमिकल्स लीक हो गए थे। एग्जैक्टली। ऐसे एक्सट्रीम सिनारियोज में कानून ये फॉल्ट और राइट्स वाला मैथमेटिकल एनालिसिस बंद कर देता है। यहां जन्म होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल का। ऐसे में कानून नहीं पूछता कि क्या आपकी गलती थी। कानून कहता है कि अगर डेंजरस चीज जमा की है और पब्लिक का नुकसान हुआ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉल्ट हर जाना भरना पड़ेगा। राइट। मेडिकल एक्सरे की तरह वो फॉल्ट नहीं ढूंढती, बस रेमेडी देती है। जब सिविल लॉ का पूरा बेस ही फॉल्ट पर टिका है, तो ये लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट का प्रिंसिपल आगे चलकर हमारे लीगल सिस्टम को और कैसे रीशेप करेगा, ये सोचने वाला एक बेहद शानदार मुद्दा है। सही बात है। जैसे ऐसे सोसाइटी और इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डिमांड और बढ़ेगी और लॉ को एब्सोल्यूट सेफ्टी की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी डीप थॉट के साथ हम अपना आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। तो सोचिए इस बारे में कि कानून के इस तराजू में आखिर सबसे भारी क्या है।